नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे आज। और तीन या चार विशेषताएं कल हम पढ़ चुके थे। आज फाइनली कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि यह टॉपिक हमारे लिए इतना मेजर नहीं है। रीज़न है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और की विशेषताएं, ठीक है। देखिए, विशेषताओं में हम थे और 3 या 4 विशेषताएं हमने देख ली थी। अब हम 3 या 4 कितनी थी पता नहीं, चलो 5 मान के चलते हैं, ठीक है। अब भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। चूँकि ब्रिटेन पर आधारित है, ब्रिटेन के अंदर वेस्टमिंस्टर हॉल में ये सब मीटिंग्स वगैरह होती थी पहले, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। प्रणाली भी कहते हैं हम। और मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे नाम है इसके। तो संसदीय प्रणाली बेसिकली होती क्या है? तो संसदीय प्रणाली बेसिकली होती क्या है, उस पे हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ, फिर इसकी विशेषताएं बताते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में यूँ कहिए कि देश के अंदर जो शासन व्यवस्था चल रही है, इसमें पार्लियामेंट को हेड बनाया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट सब कुछ कार्य करती है, कानून बनाने से लेके कानून उसको निर्माण के बाद में उसको लागू करने का कार्य वगैरह सारे के सारे पार्लियामेंट करती है। फिर इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के अपने अपने दायित्व अलग कर दिए गए, ठीक है। व्यवस्थापिका का कार्य निर्माण करना होता है और कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो भारत में इस तरह का एक पार्लियामेंटेरियन सिस्टम जो है वो अस्तित्व में, जिसकी क्या विशेषताएं हैं जो आप नियमित रूप से देखते भी हो कि यह संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति दोनों है। यहाँ वास्तविक कार्यपालिका भी है, जैसे मंत्री है, और नाम मात्र के कार्यपालक, राष्ट्रपति नाम मात्र में है, के कार्यपालक। ठीक है, ये एक प्रकार से विशेषता ये बताती है कि भारत में जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कार्यपालिका और दोनों चीज़ें अस्तित्व में हैं। दूसरा, संसद में क्या होता है, जो भी बहुमत दल होगा, ठीक है, 1 मिनट, बीच में कोई आवाज़ आती है ना तो मूड खराब हो जाता है, तो थोड़ा सा स्टॉप लेके बाहर जाके समझा के आते हैं कि आवाज़ मत करो, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी है। बहुमत दल की सत्ता, तो सत्ता हमेशा उसी की बनती है जो बहुमत में होता है। ये संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कांग्रेस बहुमत में आई तो कांग्रेस की सत्ता बनेगी, जो अगर बीजेपी बहुमत में आएगी तो बीजेपी की सत्ता बनेगी। दोनों बहुमत में नहीं है तो गठबंधन होगा, फिर भी नहीं बैठता है तो पुनः चुनाव होंगे, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली में हमेशा सत्ता किसके पास में होती है? बहुमत दल के पास में क्या होती है? सत्ता होती है। इसके साथ में विधायिका के समक्ष कार्यपालिका जवाबदेह बनाई गई है। संसद विधायिका के समक्ष कार्यपालिका जवाबदेह है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप इसको सरल भाषा में कहूँ तो जो ये मंत्री वगैरह है, ये सारे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अपना पूरा ब्यौरा संसद के सामने रखते हैं। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है
विधायिका के किसी भी सदस्य के द्वारा, तो फिर कार्यपालिका उसका रिस्पॉन्स करती है विद फैक्ट, विद टाइम बाउंड मैनर्स, समय पर और तथ्य के साथ में जवाब प्रस्तुत करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि विधायिका के समक्ष कार्यपालिका जो है कैसी होती है, जवाबदेह होती है। और इसके साथ साथ आपके यूँ कहिए कि और हम अगर इसमें पॉइंट देखें तो विधायिका में खास बात क्या होती है, इस विधायिका में मंत्री सदस्य होते हैं। मंत्रियों की सदस्यता होती है, ठीक है, क्योंकि जो विधायक मंत्री बन जाएगा, जो विधायक या सांसद जो भी, तो वो रहेगा तो संसद का सदस्य ही। तो विधायिका के अंदर मंत्री सदस्य होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं, कुछ मंत्री नहीं होते हैं, कोई सामान्य से आपके यूँ कहिए कि सांसद ही होते हैं, ठीक है। तो विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता रहती है, ठीक है। ये भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की एक और विशेषता है। इसके साथ साथ में आपके पीएम या सीएम का नेतृत्व रहता है, ठीक है। लीडरशिप इनकी हमेशा रहेगी संसदीय शासन प्रणाली के अंदर। इसके अलावा निचले सदन का विघटन भी संभव है। ऊंचा सदन तो जो है राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं होती, लेकिन निचला सदन जो है लोकसभा विघटन संभव है, विघटन संभव, ठीक है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको संसदीय व्यवस्था के ध्यान रखने, ठीक है। अब भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कम्प्लीटली ब्रिटेन की तर्ज पे है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिल्कुल ब्रिटेन जैसा है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ पे बात करें भारत के अंदर, तो भारत का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, भारत के अंदर यूँ कहिए कि संसद को पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं बनाया गया है। इसके ऊपर कई सारे यूँ कहिए कि बैरियर भी है। कई बार राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करके बैरियर डाल देते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू की तरह बैरियर डाल देता है, ठीक है। तो पूर्ण संप्रभु नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश संसद की तरह भारत की संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है, संप्रभु नहीं है। क्योंकि ब्रिटिश संसद के अंदर यूँ कहिए कि कोई इस प्रकार की रोक टोक नहीं होती, और यहाँ पे हर स्तर पे रोक टोक होती है। आप विशेष प्रकार के बहुमत की कई बार आवश्यकता होती है। बाकी भारत का प्रधान जो है वो खुद निर्वाचित होता है। उनके तो क्या उत्तराधिकारी सिस्टम है, रानी का बेटा बेटी जो भी वो रानी बनेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। भारत का जो उत्तराधिकारी है, भारत का प्रधान जो है, भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। इसलिए भारत को हम गणराज्य कहते हैं। तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। और ये भारतीय संसदीय प्रणाली की यहाँ पे मोटी मोटी विशेषताएं हैं। हम कई सारी विशेषताएं और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और ले सकते हैं, हाँ, संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, ठीक है। भारत की संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है, परंतु अपनी संप्रभुता सामान्य सी तो है ही उसके पास में। हालांकि ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद में तो जो कानून बना वो बन जाएगा, फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बट भारत में संसद के कानूनों पर राष्ट्रपति भी रोक लगा सकता है,
संसद के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। जैसे नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनी थी, कमीशन बना था, तो संविधान में संशोधन करके और यूँ कहिए कि संसद ने उसको पारित कर दिया, परंतु जुडिशियल रिव्यू का उपयोग करते हुए न्यायपालिका ने एनजेएसी को ख़त्म कर दिया था। तो भारत के अंदर संसदीय संप्रभुता डेफिनेटली बनी हुई है, लेकिन ब्रिटिश जितनी नहीं है। साथ साथ में न्यायिक सर्वोच्चता, अब दोनों के बीच में संबंध बनाए रखना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है, तो न्यायालय उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगा पा रहा है। लेकिन भारत में कितना खूबसूरत मिश्रण है, न्यायालय भी सर्वोच्च है, संसद भी सर्वोच्च है। संसद पूरे संविधान को परिवर्तित कर सकता है और न्यायालय संसद के कानूनों को रद्द कर सकता है। संसद न्यायालय के कानून खराब कर सकता है और न्यायालय संसद के कानून खराब कर सकता है। दोनों के बीच में क्या बनाया हुआ है? कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है। तो ये एक खूबसूरत विशेषता है भारतीय संविधान की। तो संसदीय संप्रभुता हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है, ठीक है। हालांकि इंग्लैंड में संप्रभुता अधिक है और भारत में कम है। और न्यायिक सर्वोच्चता हमने ली है यूएसए से, अमेरिका से। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, दोनों चीज़ें एक बड़ी सिमिलरिटी है कि ब्रिटेन की तुलना में भारत की संसद कम संप्रभु है, यूके की तुलना में भारत की संसद कम संप्रभु। ठीक है। और देखिए इधर यूएसए का मामला समझिए। अब यूएसए की तुलना में भारतीय न्यायालय के पास में ज़्यादा अधिकार नहीं है। भारतीय न्यायालय की जो समीक्षा की शक्तियां हैं वो अमेरिका के न्यायालय जितनी नहीं है, ठीक है। तो दोनों की अति को कम करके दोनों में एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कर दिया, ठीक है। हाँ, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू आप कह सकते हो की तुलना में, समीक्षा शक्ति की तुलना में भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास कम शक्ति है, ठीक है। अमेरिका में शक्ति इसलिए ज़्यादा है कि अमेरिका में अनुच्छेद 7 ही है संविधान के अंदर, और जहाँ कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो सीधा कहा गया है कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगा वही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि 7 ही अनुच्छेद है और 7 अनुच्छेदों में देश शासन थोड़ी चल सकता है, और 7 अनुच्छेदों के कई सारे मतलब निकलते हैं। तो उन मतलबों को व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास में। भारत में तो संविधान 395 अनुच्छेद है, यहाँ एक एक चीज़ को अच्छे से स्पष्ट किया गया है, फिर भी अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इसलिए हमारे यहाँ पे भारत के पास में, एससी के पास में न्यायिक समीक्षा के अधिकार तो है, बट कम है। किसकी तुलना में? अमेरिका की न्यायिक शक्ति की तुलना में, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति की तुलना में। इधर भारत की संसद भी संप्रभु है, लेकिन ब्रिटिश संसद की तुलना में कम संप्रभु है। ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट बात है। अब देखिए होगा क्या। अब अमेरिका के अंदर क्या सिस्टम है? विधि की नियत प्रक्रिया चलती है। यहाँ पे अमेरिका में क्या चलता है? विधि की नियत प्रक्रिया चलती है। विधि की नियत प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, जो प्रक्रिया तय की गई है सुप्रीम कोर्ट ने, उस अनुसार चलेंगे। भारत में क्या सिस्टम है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
ठीक है, भारत में संविधान इतना बड़ा है कि सारी प्रक्रियाएं पहले से स्थापित कर रखी है हमने, कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन की गुंजाइश बची नहीं, और कहीं कॉन्ट्राडिक्शन की गुंजाइश बची है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है। ठीक है, ये बहुत कम शक्ति है। यहाँ पे विधि की नियत प्रक्रिया बताई हुई है, वो प्रक्रिया स्थापित नहीं है, वो प्रक्रिया आगे जो है वो सेट करने का जिम्मा पूरा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास में है। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा जो है वो अधिक शक्तिशाली है और भारत में ये कम शक्तिशाली है। ठीक है, और ये सेम बात आपके संसदीय संप्रभुता के संबंध में भी लागू होती है। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है, अब हमें इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रखना है कि भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। ठीक है, हमने इंग्लैंड की विशेषता भी रखी है, हमने अमेरिका की विशेषता भी रखी है, और दोनों को फिर भारतीय हितों के अनुरूप संशोधित किया, संशोधित करके दोनों की शक्ति को थोड़ा कम किया ताकि दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब अगर हमने अमेरिका की हूबहू न्यायिक सर्वोच्चता लाई होती तो हमारा ये संसदीय संप्रभुता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि संसद के हर कानून को सुप्रीम कोर्ट काट देता। हम अगर इसको इंग्लैंड की हूबहू व्यवस्था लाते तो ये न्यायिक सर्वोच्चता नहीं होती। क्यों? क्योंकि फिर आपके संसद के कोई कानून को ये काट ही नहीं सकता, तो फिर न्यायिक सर्वोच्चता किस बात की। तो हमने, हमारे संविधान वेताओं ने क्या किया, दोनों की विशेषता ली और दोनों को थोड़ा सा लिबरल बनाया, उदार बनाया, और उदार बनाकर दोनों को भारत के संदर्भ में लागू किया। इसलिए हम कहते हैं कि मध्य समन्वय स्थापित कर दिया। अब ये समन्वय जब स्थापित किया तो हुआ क्या, देखिए। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि अतः संसद द्वारा निर्मित कानून एससी द्वारा जुडिशियल रिव्यू करके रद्द किए जा सकते हैं। रद्द किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से न्यायिक सर्वोच्चता हो गई, क्योंकि एससी संसद द्वारा निर्मित कानून को एससी जुडिशियल रिव्यू करके रद्द कर रहा है। इसलिए मतलब इसका मतलब हुआ जुडिशरी जो है वो आपकी सर्वोच्च हो गई। आगे देखिए, साथ ही साथ संसद संविधान को संशोधित भी कर सकता है। अब संसद यहां पे सर्वोच्च हो गया। क्यों? क्योंकि जो संविधान को संशोधित कर सकता है, न्यायपालिका खुद संविधान से चल रही है, तो इस स्थिति में संसद सर्वोच्च हो गया। तो ये दोनों काम एक साथ भारत में हो रहे हैं। ये खूबसूरत एक प्रकार से विशेषता हमारे संविधान की है, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिका दोनों की बातों को लागू करके लाके फिर उसमें थोड़ा सा उदार चीज़ें करके हमारे हितों के अनुरूप, हमारी व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सामान्य इतना समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं 7वें विशेषता पे। हाँ, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका का देखो स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो वो कभी भी स्वतंत्र रूप से डिसीजन नहीं दे सकती। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय क्या है, मतलब क्या है इसका? देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब अगर जानने की कोशिश करें तो देखो, न्यायाधीशों के कार्यकाल को सुरक्षित करना। ऐसा नहीं हो कि कल अगर उसने सरकार के खिलाफ कोई डिसीजन दे दिया और न्यायाधीश को सेवानिवृत्त कर दिया, रिटायर कर दिया, या न उसको निकाल दिया वहाँ से, या उसको ट्रांसफ़र करके फेंक दिया कहीं पर। कार्यकाल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कर्मचारी डर जाता है, जज डर जाएगा। उसको पता है कि अगर मैं डिसीजन दूंगा तो मेरे खिलाफ ही बदल ले लेंगे। तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम तभी कर पाएगी जब उसमें सरकार का कोई फालतू का हस्तक्षेप न हो। ठीक है, न्यायाधीश को कार्यकाल की सुरक्षा, ये स्वतंत्रता का
एक बड़ा सूचक है। ठीक है, अब देखो, अब न्यायाधीश को ये तो टेंशन नहीं कि उसका कार्यकाल ख़त्म कर देंगे ये डिसीजन से। कार्यकाल तो उसको 60-65 साल जो भी तय हैं उससे पहले उसको निकाल नहीं सकते आप, पहला। दूसरी बात, सेवा नियम शर्तें जो भी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नियत है, तय, पहले से तय है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आप सेवा नियम शर्तें वगैरह चेंज करनी है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेवा नियम शर्तें वगैरह वगैरह सारी तय हैं। तो अब आपके जो भी हमारी जुडिशरी है उसमें इस बात का भी टेंशन नहीं कि उसके सर्विस रूल्स चेंज हो जाएंगे कि आपको 9 बजे अब आना पड़ेगा, आपको इस दिन घर नहीं जाना है, ऐसी चीज़ें तो जन छूट गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले से निर्धारित कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तीसरा भारत की संचित निधि से वेतन वगैरह मिलेगा। भारत की संचित निधि से वेतनमान, तो आप वेतन कम भी नहीं कर सकते, काट भी नहीं सकते, उसको टाइम टू टाइम अपने आप उसके खाते में है वो क्रेडिट होता जाएगा। तो वेतन की सुरक्षा नहीं, सेवा नियम बदलेंगे नहीं, कार्यकाल की टेंशन नहीं। अब देखिए, अब न्यायाधीशों के जो भी कार्य है, जो निर्णय हैं, इनको संसद में डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, के कार्य संसद में वाद विवाद नहीं। अब लो, इसकी भी उसको कोई चिंता वाली बात नहीं। साथ में आदेशों की अवमानना पे दंड और मिलेगा, अवमानना पर दंड की व्यवस्था। तो ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं, इससे क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी की साइन है ये। और इससे क्या होता है, जुडिशरी जो है वो आपके यूँ कहिए कि खुल के काम कर सकती है। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल अलग कर दिया है। ठीक है, अब बताओ, न्यायाधीश के ऊपर गाड़ी चलाने के अलावा कोई डर नहीं उसको। ये डर हमेशा रहेगा कि कभी जैसे जस्टिस लोया मरा, तो मैं ज़्यादा उस राजनीति में नहीं जाऊंगा, बट भारत में जजों की हत्याएं हुई हैं। अभी बीच में एक यूपी में किसी जगह पे, किसी शहर में साइकिल पे सुबह सुबह जज साहब वॉकिंग कर रहे थे और गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया। बाकी सारी सुरक्षा है इस चीज़ के अलावा। ठीक है, उसका तब कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसीलिए है ताकि वो खुल के डिसीजन दे सके और अपनी जो सुपरमेसी है, जुडिशियल सुपरमेसी, जो न्यायिक सर्वोच्चता है, उसको बनाए रखने में सक्षम हो। तो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। साथ में बात आती एकीकृत। एकीकृत का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, नीचे हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, फिर नीचे जिला न्यायालय वगैरह, सत्र न्यायालय, ठीक है, ये आपने पढ़ ही होंगे वैसे, सुप्रीम कोर्ट वगैरह आपके कोर्स में है वैसे ऑलरेडी। तो हिस्ट्री में अब मैं इसमें ज़्यादा तो क्या ले जाऊँ आपको यहाँ पे, इसका इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। तो ये एकीकृत है, इसके खिलाफ यहाँ जाइए, इसके खिलाफ यहाँ जाइए, इसके खिलाफ यहाँ जाइए, सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय, है ना, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं यहाँ पे। तो हमारे न्यायालय एकीकृत है, अलग अलग नहीं है, सभी एक ही प्रकार के कानूनों से संचालित होते हैं। ठीक है, सीआरपीसी जो सुप्रीम कोर्ट, सीआरपीसी जो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, वही सीआरपीसी विशेष अदालत में चलेगी। तो एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, कानूनों का एकीकरण है उसमें, और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये एक विशेषता और हो गई। 7, अब अपन आते हैं 8वीं विशेषता पे, आप इसको लिख लो। हाँ, मौलिक अधिकार। कल मैंने बता दिया था आपको
कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में है। ठीक है, पहले भाग में राज्य संघ, दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में आ जाता है मौलिक अधिकार। फिर भी आप देख लेना, हम भूल सकते हैं क्योंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। अब मौलिक अधिकारों की बात करोगे तो यहाँ पर मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, तो समानता का अधिकार दिया गया भारत के नागरिकों को, कानून के सामने सभी समक्ष समान हैं। और यह जो है समानता का जो अधिकार, यह आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक चलता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक का मैटर है वो इनके पास में है। ठीक है, अब अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो मूलतः 7 स्वतंत्रताएं थी। मूलतः कितनी थी? 7 स्वतंत्रता। मूलतः 7 स्वतंत्रता थी। ठीक है, जिसमें जैसे वाक की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, 7 स्वतंत्रताएं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में संपत्ति के अधिकार को 44 अनुच्छेद के तहत संशोधन के तहत हटा दिया गया। संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। पहले मन चाहे अपनी संपत्ति रख सकते थे, अब कानून के दायरे में रहकर रखना पड़ेगा। कानूनी अधिकार 300 क में रखा। ठीक है, तो फिर वर्तमान में अब कितने स्वतंत्रता होगी? वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है यहाँ पे। ठीक है, शब्दों को गौर करना विद्यार्थियों। अगर पूछे मूलतः तो कहोगे 7 और वर्तमान में कितनी है? 6। एक कौन सी गई? संपत्ति की स्वतंत्रता गई, उसको कानूनी स्वतंत्रता बना दी, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, 25 to 28। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में आता है सांस्कृतिक व शिक्षा। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा कौन सी है विद्यार्थियों? ये धार्मिक शिक्षाओं की बात है। हमारी जो शिक्षा वो शायद 21 में है आर्टिकल में। ठीक है, सांस्कृतिक व शिक्षा 29, 30, शायद 31 तक है, 30 तक है। ठीक, 31 तो गया। फिर 32 में संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। उपचार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार कौन कौन से? देखिए, आपने सुने होंगे कई सारे लेख जारी होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब बंदी को कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष रूप से हाजिर करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, परमादेश, रिट, ये सारे रिट असिस्टेंस है। इसके साथ साथ में प्रतिषेध। अब ये तो क्या पढ़ना मैं शुरू करूँ तो 10 क्लासें लग जाए, लेकिन हमें इतना डिटेल से पढ़ना नहीं है, ना हमारे काम का है। ठीक है, आप पॉलिटिकल में पढ़ना। अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। उत्प्रेषण
अब ये सारी चीज़ें क्या है, मैं शॉर्ट में अगर बताऊँ ना, तो ये वे आदेश हैं, ये वे अधिकार है या वे रिट असिस्टेंस है जो एक नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट से अपने मौलिक अधिकारों के हनन की, यूँ कहिए कि, मांग रख सकता है। ठीक है, कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, तो मौलिक अधिकारों को लेके एक नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बाकी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। रीट के इन मामले होते हैं ना, तो सबसे पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती फिर हम सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके ह्यूमन राइट्स, सॉरी फंडामेंटल राइट का अगर हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो वो सीधे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इन उपचारों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उक्त रिट असिस्टेंस के माध्यम से नागरिक सीधे एससी जा सकता है। किस विषय पे? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट पर। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार को हनन हुआ है तो वो सीधे आपके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हमारे संविधान में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है, और स्वतंत्रताएं कितनी है? 7 मूल रूप से दी गई है। ठीक है, तो ये 8वां बिंदु हो गया। अब हम आते हैं 9वें बिंदु पे, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, हमारे संविधान में मूल रूप से ये कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, मूल संविधान में कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन बाद में आपातकाल जब हुआ, ठीक है, भारत में जब आपातकाल लगा, तो आपातकाल के दौरान जो है वो नागरिकों को एक नैतिक रूप से किस तरह से आचरण करना है, इस हेतु अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग नहीं करना है, इस हेतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति बिठाई गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके सुझाव दिया कि 8 मौलिक कर्तव्य लागू करने चाहिए, और उसी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली बार 42वें संविधान संशोधन के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और फिर 86 संविधान संशोधन 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार के, शिक्षा के कर्तव्य के रूप में। ठीक है, तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ठीक है, प्रावधान नहीं था। पहली बात तो ये ध्यान रखना। और ये प्रश्न आता है कई बार कि प्रावधान किसका था या नहीं था। तो मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान इस समय स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, आपातकाल के दौरान, नागरिकों के व्यवहार आचरण हेतु सरदार स्वर्ण सिंह, अब पॉलिटिकल साइंस वाले समिति की सदस्य भी याद रखते हैं सारे, समिति का गठन किया।
ठीक है। और इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज लागू करने का सुझाव दिया, ठीक है। और इस पर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 लाया और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कर्तव्य भाग 4 क व अनुच्छेद 51A में जोड़े गए, ठीक है। और भूलना मत कि हम कर्तव्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संविधान की विशेषताएं। मैं चाहता तो खाली मौलिक कर्तव्य नाम लिखा के इसको खत्म कर सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं, हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे साथ में। आगे चलकर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब जुड़े थे? 1976 में जुड़े थे, ठीक है। और 11वां कर्तव्य जो है वो बाद में जुड़ा था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 लागू करने के लिए कहा था, लेकिन हमने 10 किए थे, और ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य का पॉइंट। अब उसके बाद में बात आती है नीति निर्देशक तत्वों की। 9 हो गए, 10 नीति निर्देशक तत्व, प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एलिमेंट्स, ठीक है। देखो, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? जब भी सरकार कोई कानून बनाती है तो इन कानूनों के पीछे एक दर्शन होता है, ठीक है। और जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो सरकार को इन नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी समान नागरिक संहिता की कंटिन्यू बात चल रही है कि देश में एक समान कानून होने चाहिए, कोई भी पर्सनल लॉ नहीं होने चाहिए, ना हिंदू पर्सनल लॉ होना चाहिए, ना क्रिश्चियन पर्सनल लॉ होना चाहिए, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ होने चाहिए, ना पारसी पर्सनल लॉ होने चाहिए। पर्सनल लॉ की बजाय पब्लिक लॉ एक ही होना चाहिए, सभी के लिए एक ही कानून। हिंदू पर्सनल लॉ थे, उनको हटा के फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ पे हिंदू पर्सनल लॉ को चेंजेस किया था और उन्होंने उसको भारत के संविधान के अनुसार कर लिया था, तो वहाँ से तो उनकी दिक्कत ही खत्म हो गई थी। लेकिन जब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आती है तो उनका पर्सनल लॉ अभी भी अलग है, तो वो अभी भी 4 शादियाँ कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पर्सनल लॉ है उनका। तो मेरा यहाँ पे उदाहरण देने का मतलब है कि पर्सनल लॉ जो होते हैं वो किसी धर्म के अपने नियम होते हैं, ठीक है। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन दिनों ये मामला काफ़ी चर्चित है, और आर्टिकल 44 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आदेशित किया सरकार को कि आप क्यों नहीं पर्सनल लॉ ख़त्म करके और कॉमन कोड लागू क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी सरकार कोई कानून बनाती है तो वो नीति निर्देशक तत्वों में वो बिंदु ढूंढती है कि नीति निर्देशक तत्व भी ये कहते हैं। तो जब भी कोई नीतियाँ बनती है तो उसको डायरेक्शन देती है ये तत्व सारे। ये बाध्य करना, ये कानून के रूप में लागू नहीं कर सकते, लेकिन कानून जब बनाते हैं तो उनमें इनका रूप लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा 39 में कि बच्चों की 39 या 38 है कि महिलाओं और पुरुषों के
मजदूरी समान होनी चाहिए, है ना। तो फिर जब भी सरकार कानून बनाती है तो फिर उसको उस रूप में कोई मजदूरी समान देती है, फिर कहती है कि नीति निर्देशित तत्वों में भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। गाय पर जब कानून बनाया गया तो नीति निर्देशित तत्वों में ये भी लिखा हुआ है कि गाय जैसे जो दुधारू पशु होते हैं उनकी हत्या नहीं की जा सकती। तो जब भी कानून बनाते तो सरकार कहती है कि ऐसा नीति निर्देशित तत्वों में लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको कानून बनाया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य को गाइडेंस देते हैं कि कानून को किस प्रकार बनाना और कानून में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी, कौन कौन से कानून जो आपको विशेष तौर पे बनाना है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना ताकि वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य स्थापना करना, ठीक है। इसे कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, इसे कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। परंतु जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो इसके प्रावधानों को अंदर ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है, ठीक है। इसे कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी 3 वर्गों में रखा जाता है। इन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। और 36 से लेकर 51 अनुच्छेद भाग 4, ठीक है। और कुल 19 तत्व है, ठीक है। ठीक है, कुल 19 है। तो इस प्रकार से आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है सारी चीज़ें। तो कुल 19 है, जिसमें से 4 तो है वो बाद में जोड़े गए थे। कुल 19, जिसमें से 4 नीति निर्देशित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 1976 में 4 जोड़े गए, उससे पहले 15 ही थे, ठीक है। इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से ये भी हमारे संविधान की एक अहम विशेषता जो है वो मानी जाती है, ठीक है। ये 4 क में है, वो 4 में जस्ट इसके पीछे ही है ये, ठीक है। 51 और वो 51A। अब हम आते हैं 11वें विशेषता के ऊपर। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। ठीक है, भारत एक पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब ये होता है जब किसी एक धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, ठीक है। किसी भी धर्म को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया जाता, सभी धर्म समान माने जाते हैं, तो इसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हम किस बेस पे कह सकते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 14 में सभी नागरिकों को समान माना है। 15 में लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लिखा है कि धर्म वगैरह के आधार पर किसी को भी अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप
25 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद देखोगे, उसमें सभी में लिखा है कि धर्म, शिक्षा वगैरह सारी चीज़ें। आर्टिकल 44 कहता है कि धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं बनेंगे, सब कुछ समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी वहाँ पे। तो ऐसे कई सारे अनुच्छेद हैं जो जिसमें हम धर्मनिरपेक्षता तलाश सकते हैं। इसका सीधा सवाल ऐसे बन सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान के कौन से अनुच्छेद इस बात को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख रहा हूँ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना, कोई आधिकारिक धर्म नहीं हो, धर्म ना हो, सभी धर्म समान हो। ठीक है, तो सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। संविधान में के निम्न अनुच्छेद इसे प्रमाणित करते हैं। ठीक है, जैसे अब संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, 15, 16, यहाँ पे भी आप धार्मिक भेदभाव, ठीक है, अवसर की समानता, सभी को, किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा कानून के समक्ष सभी समान। इसके अलावा आपके आर्टिकल 25 से 30, ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 30, अनुच्छेद 44, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ये सब के सब बताते हैं भारत में धर्म संहिता की बात को, धर्मनिरपेक्षता की बात को। और तीसरा पॉइंट, 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रस्तावना में ठीक है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पंथ निरपेक्ष थोड़ा सा ब्रॉड व्यूज़ है, जिसमें सभी, जैसे धर्म में क्या होता है, स्पेशली आचरण होते हैं। धर्म के साथ साथ में धर्म की पूजा पद्धतियाँ, इसके साथ साथ में सभी के अपने अपने बिलीफ्स, विश्वास, अपने अपने तौर तरीके, भगवान को याद करने के तरीके, ये सारे सब मिलाते हैं तो पंथ निरपेक्ष बनता है। धर्म प्लस धर्म का आचरण हम कैसे कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें मिलाते हैं तो पंथ बन जाता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द आने का मतलब ये हुआ कि इसमें धर्म निरपेक्ष भी आ गया, इसमें आपके धर्म के आचरण करने के तौर तरीके भी आ गए, हमारे रीति रिवाज वगैरह, बिलीफ्स, विश्वास, सारी चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष थोड़ा सा बड़ा शब्द है यहाँ पे, तो ये राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष बनाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। ठीक है, इसके बाद में 12वीं विशेषता, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, देखो ये 3 शब्द हैं। पहला शब्द देखिए आप, पहला शब्द है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का क्या मतलब हुआ? सार्वभौमिक का मतलब हुआ कि धर्म, जाति, साक्षरता, संपदा, लिंग, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करना, सभी के लिए। वयस्कता का मतलब है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी हो। पहले ये 21 वर्ष था, बाद में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको चेंज करके 18 वर्ष किया। तो 18 वर्ष से अधिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ?
बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो सार्वभौमिक का क्या मतलब है? यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि धर्म सार्वभौमिक का क्या मतलब है? धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता। ये देखना आप, हमने जब 1919 के अधिनियम पढ़े उसमें सभी में इन चीज़ों पे भेदभाव होता था। संपदा, ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव ना करना, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना। ठीक है, अब जब इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना है तो इसे हम कहते हैं सार्वभौमिक टाइप से। और उसके बाद क्या हुआ? फिर आया बात वयस्क की, कि वयस्क का क्या मतलब है। पहले 21 वर्ष से ऊपर सभी को वयस्क माना, ऊपर सभी नागरिक वयस्क कहलाते थे। वर्तमान में या 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988-89 में यह आयु 18 वर्ष कर दी। तो वर्तमान में वयस्कता की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष का कोई भी नागरिक भारत में मत दे सकता है। ठीक है, इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ गया। हमने कहा था ना कि 2% मतदान दिया जा सकता था 1919 के अधिनियम में, फिर 11% तक लाए थे 1935 के अधिनियम में। अब देखिए आप, अब वयस्क मताधिकार कर दिया गया। हर कोई नागरिक जिसकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए वो सब वोट दे सकते हैं। फिर ये बाध्यता नहीं रहेगी, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया शब्द? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन 13वीं विशेषता पे। एकल नागरिकता। कैसी? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि भारत में संघ, केंद्र सरकार ही नागरिकता देती है, राज्य सरकार नागरिकता नहीं दे सकती। ठीक है, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में संघ की नागरिकता अलग है, यूएसए की नागरिकता, और फिर यूएसए की स्टेट की नागरिकता अलग होती है। कैलिफोर्निया की अलग होगी, सैन फ्रांसिस्को की अलग होगी, अलास्का की अलग होगी, है ना, लॉस एंजल्स की अलग होगी, न्यूयॉर्क की अलग होगी, वाशिंगटन की नागरिकता अलग होगी। तो नागरिकों को 2 फायदे होते हैं, वो राज्यों के अधिकारों का भी उपयोग करते हैं और केंद्र के अधिकारों का भी उपयोग करते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में नागरिकता एक ही है। ठीक है, राज्य नागरिकता नहीं देते। भारत में एकल नागरिकता है। राज्य नागरिकता नहीं देता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यूएसए में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता है जिसमें आपके केंद्र व राज्य दोनों नागरिकता देता है। ठीक है, ये इसके साथ ही आप ऐड कर लेना। 13वीं बिंदु के बाद में चौथा अपन आते हैं स्वतंत्र निकाय। भारत में कई सारे स्वतंत्र निकाय भी हैं। ठीक है, यूपीएससी वगैरह, ये सारे स्वतंत्र निकाय हैं। अब इन स्वतंत्र निकायों की अगर मैं बात करूं तो जैसे निर्वाचन आयोग है। ठीक है, निर्वाचन आयोग ये इंडिपेंडेंस बॉडी है जो आपके 324 आर्टिकल के तहत संसद के चुनाव करवाने हो, चाहे आपके राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव करवाने हो, बहुत सारे कार्य
इसके साथ साथ में कैग, कंट्रिब्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, ठीक है। ये क्या करता है, ये भारत के लेखों का परीक्षण करता है कि राजस्व, भारत का जो राजस्व व्यय हुआ उसका इन्होंने कोई मिसयूज़ तो नहीं किया है, या उस व्यय को ठीक तरीके से काम किया है कि नहीं किया है, इस तरह से उसको देखने का काम भी होता है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें यहाँ पे तो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, ये यूपीएससी का रहेगा आपके एग्जैक्ट आर्टिकल मुझे अब याद नहीं आ रहे, लगभग यूँ कहिए कि 316 और 1 मिनट, 16 नहीं, 24 से पहले वाले आर्टिकल सारे इसी के वैसे, जो भी आप देख लेना, 16-18 ऐसे, ठीक है, 316 से ऐसा कुछ है, तो ये सारे इनके आ जाते हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, बहुत सारे हैं। ऐसे स्वतंत्र निकाय भी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद में 15वां पॉइंट, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी, ठीक है। भारत में 3 टाइप के आपात की बात होती है, कौन कौन से? एक होता है आपके नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात जिसे हम कहते हैं। ये राष्ट्रीय आपात जो है ये हमेशा आर्टिकल 352 के तहत लगता है, 352 अनुच्छेद। क्यों लगता है? जब कोई युद्ध हुआ हो बाहरी, या बाह्य आक्रमण हुआ हो, या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, इन 3 स्थितियों में राष्ट्रीय आपात लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है ये बाद में जोड़ा गया, इससे पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, और आंतरिक गड़बड़ी शब्द का उपयोग इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया था, इस वजह से इस शब्द को हटाया इन्होंने 1978 के अंदर। और फिर पहले यहाँ पे आंतरिक गड़बड़ी शब्द यूज था, पहले शब्द क्या यूज था? आंतरिक गड़बड़ी, जिसे रिप्लेस किया गया, जिसे रिप्लेस किया 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, क्योंकि उसका मिस यूज़ हुआ था। राष्ट्रीय आपात जो लगा था, आपको अच्छे से पता होगा सारी चीज़ें। मैं इसमें राजनीति नहीं लाऊंगा बीच में, हिस्ट्री के अंदर। दूसरा होता है आपकी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, जिसे हम राज्य आपात भी कह सकते हैं, ठीक है। ये राज्यों में इमरजेंसी लगती है ना, उसे कहते हैं राज्य आपात, ठीक है। और ये लगता है अनुच्छेद 356, और ये 3 कारणों से लगता है। पहला कारण, 3 क्या, सॉरी 2 कारण। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान तंत्र विफल हो जाए, तो लगेगा। या राज्य जो है केंद्र के निर्देश न माने, ठीक है, केंद्र सरकार ने निर्देश दिए, राज्य ने नहीं माने, या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है, ऐसी स्थिति में आपातकाल लग सकता है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। पंजाब में मेरे हिसाब से सबसे अधिक लगी है। ये चीज़ें ठीक है, बाद में आप अपने स्तर पे देख लेना पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से। मैं बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतिहास के एंगल से बता रहा हूँ, जो टॉपिक दिया है इस वजह से। वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात कब लगता है?
ये लगता है अनुच्छेद 260 में, जब आर्थिक संकट से देश 360 में, अनुच्छेद 360, आज तक लगा नहीं कभी, ठीक है, आज तक लगा नहीं। तो भारत के अंदर आपातकाल भी लगता है, और आपातकाल की स्थिति में एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है, संघात्मक नहीं रहती। फिर क्यों? क्योंकि राज्य की शक्तियां जो है सेंटर के पास में आ जाती है, राष्ट्रपति वहाँ सीधा शासन करता है, ठीक है। तो संघात्मक एकात्मक में हमने लिखा भी था एक जगह पे, एकात्मकता के अंदर, कि आपातकाल के दौरान संविधान जो है भारत के अंदर व्यवस्थाएं एकात्मक हो जाती है, ठीक है। ये आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान की एक प्रकार से एक विशेषता है, ठीक है। और अब अंतिम देख लेते हैं, त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, कैसी? त्रिस्तरीय सरकार। अब देखिए त्रिस्तरीय सरकार का क्या आशय है। पहले हमारे सिर्फ 2 स्तर होते थे, अब इन्होंने 3 स्तर कर दिए। पहला सबसे ऊपर संघ सरकार, ठीक है, संघ सरकार जो दिल्ली में बैठती है, और उसके बाद में आएगी राज्य सरकारें जो अपने राज्य में बैठती है, और तीसरा जो स्तर है सरकार का वो है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्वशासन। ठीक है, जो कि आपके 73वें व 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 में लाए, ठीक है। आर्टिकल 243 और आगे की चीज़ें जोड़ी गई थी, और एक अनुसूची 11वीं 12वीं जोड़ी गई, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक संविधान का नया भाग भी जोड़ा गया, ठीक है। ये बातें तो ठीक है, आपको पढ़नी है, वैसे पॉलिटिकल साइंस में आपको डिटेल से पढ़ोगे, और वहाँ तो आपको और गहराई से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सवाल आते हैं। यहाँ पे तो एक आधा सवाल आएगा तो इन चीज़ों में से आ जाएगा, ठीक है। तो ये संविधान की विशेषताएं थी जो मुझे ठीक लगी, जो आपको समझनी चाहिए। कितनी हो गई? 11 कैसे भी 16 हो गई ना। ये 16 विशेषताएँ मुझे लक्ष्मीकांत में जो मैंने पढ़ी मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। और इसी के साथ यह फोल्डर पूरा हुआ। यहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम के फोल्डर चल रहा था ये पूरा हुआ। अब आगे की जो वीडियो है वो आप सीधे राष्ट्रीय नेताओं में चले जाओगे, वहाँ पे नेहरू जी और अब्दुल कलाम आज़ाद, पटेल, कुछ 3-4 नेता रहे हुए हैं, वो मैं पूरे करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फोल्डर पे जाएंगे। तो अगला वीडियो आपको फोल्डर अगले वाले में मिलेगा, राष्ट्रीय नेताओं वाले फोल्डर में मिलेगा, ठीक है, जो जस्ट आपके इस फोल्डर के जस्ट नीचे है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।